और अब आपको थोड़ा बहुत मॉनसून सत्र का ट्रेलर देखने के लिए अगले सत्र में मिलेगा। थोड़ी सी सार्थक, थोड़ी सी तीखी बहस भी, क्योंकि अब हम उस सत्र की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी आपके बीच होंगे, तो साथ ही आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी भी आपके साथ होंगी, और साथ ही श्री अरुण भारती जी जो सांसद हैं, और महुआ माझी जी, ये सब आपके बीच में होंगे। विषय जो इस चर्चा का रखा गया है वो है 2/3 बहुमत। अब प्रश्न यही है कि वो चले आ रहे हैं या बुलाए जा रहे हैं? हो कैसे रहा है, हो क्यों रहा है? ये विचार की बात है या कोई अचार दिया जा रहा है? बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिन पर खुलकर बात होनी चाहिए, और मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं मेरे सहयोगी विवेक को। वो इस सत्र का संचालन करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। शिवम जी आप भी मंच पर आइए, महुआ जी आप भी मंच पर आमंत्रित हैं, प्रियंका जी आप भी आइए, और श्री अरुण भारती जी आप भी पधारिए। आप सभी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। लोकतंत्र में बहुमत आधार होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन बात जब सामान्य बहुमत से आगे निकल जाती है, बात जब 2/3 बहुमत की चली आती है, और जब इसकी राजनीतिक परिचर्चा हमारे बीच में शुरू हो जाती है, तब इसको ऐसे मंचों से डिस्कस करने की जरूरत शुरू होती है। एक और जो लोग इसके समर्थक हैं वो इसको कहते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी देखा जा रहा है, ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है। लेकिन जो इसके आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ये ताकत का, ये लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है, ऐसा होना ठीक नहीं है। समर्थक कहते हैं कि 2/3 बहुमत रहेगा तो हम और मजबूती से अपने सरकार को चला पाएंगे, जो योजनाएं हैं उनको लागू कर पाएंगे। लेकिन वही आलोचक इसके अगेंस्ट जाते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है, और मैं चाहूँगा कि हमेशा ये आरोप लगते रहते हैं कि विपक्ष के लोगों को पहले नहीं बोलने दिया जाता है, तो मैं चाहूँगा कि आप दोनों रुकिए, पहले इनसे शुरुआत कर लेते हैं कि ये ताकत मजबूत करने की कोशिश है या विकेंद्रीकरण है? पहले इनसे पूछो 2/3 नंबर आएगा कैसे। आप आज इनसे ही शुरू करो। आप पूछो सत्ता पक्ष से कि 2/3 जो बात कर रहे हैं वो आएगा कैसे। इनके पास तो आंकड़े हैं नहीं। इनसे पूछिए कि हर बार क्यों ईडी सीबीआई सक्रिय हो जाती है चुनाव से एकदम पहले। इनसे पूछिए अभी तक मोहन यादव जो इनके सीएम हैं वहाँ पर अभी तक कोई सीबीआई ईडी क्यों नहीं पहुँची, क्योंकि उन्होंने अपने और अपने परिवार के नाम पे 146 करोड़ ज़मीन खरीद, 146 एकड़ ज़मीन खरीद ली और वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स लगा दिए। इनसे पूछिए ईडी सीबीआई कहाँ है, चंदा चोरी हो गई इतनी बड़ी। इनसे पूछिए ईडी सीबीआई कहाँ है जब ये हमारी प्री 2023 गाड़ियों में मिलावटी तेल डालकर हमारी गाड़ियाँ खराब कर रहे हैं। तो ईडी सीबीआई कहाँ है, कौन इस सबसे पैसा बना रहा है? इनसे ये पूछिए पहले, उसके बाद हमसे जवाब लीजिए। आपसे तो हम जवाब लेंगे, ये ईडी सीबीआई का भी जवाब लेंगे। जो आपने 2/3 की बात कही वो मैं आंकड़े गिना देता हूं तो और पता चल जाएगा। 360 से 361 के आसपास के आंकड़े चाहिए। बीजेपी के पास अभी लगभग 354 आ गए हैं। कैसे 240 उनकी हैं? आप आंकड़े समझाइए। अब मैं आपको गिना देता हूँ। जैसे अभी जो पश्चिम बंगाल में जो लोग आ गए हैं करीब 20,
समर्थन तो दे ही देंगे ना, ये बात आप मानते तो ही नहीं ये मानते? बता रहे हैं मुझे कि आज बीजेपी का सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर टीडीपी से बड़ा, टीडी के पास 16 है, राइट? टीडीपी से भी बड़ा अलायंस पार्टनर आज बीजेपी के पास वेस्ट बंगाल में वो 20 लोग जो टूट के पार्क होके एनसीपीआई में बैठे हैं, जिस पार्टी ने आज तक एक बार चुनाव लड़ा है, शिवम बताएंगे कि वो आंकड़ा जुटा पाए। समथिंग वोट्स शिवम बताएंगे कि वो आंकड़ा उनके जुटा पास पाएंगे कि सडनली 20 सांसद आ जाते हैं। इसके कानून पे तो मैं बाद में आऊंगी कि अगर ये ऐसा कर भी लेते हैं तो गलत क्यों है। आप आंकड़ा नहीं जुटा पाएंगे शिवम, चैलेंज आंकड़ा करिए। बताइए कहाँ से आएगा? 240 आपके, बाकी बताइए पहले। देखिए, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति की आम परेशानी तो होती है कि जिसको जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा दर्द होता है वो अक्सर उसी की बात ज़्यादा करता है। आम आदमी पार्टी वाले बेचारे ईडी, सीबीआई और तमाम चीज़ों से प्रताड़ित अपने आप को कहते हैं, वो बड़े रहे हैं, तो शुरुआत ही उससे कि 2/3 भी भूल गए। अब एक बात बताओ, एक के साथ एक बोतल शराब बेचोगे, घोटाले करोगे, बीच में आपने शो के पहले ही शुरुआत में कह दिया था फ्लोर के पीछे कि आपको ना थोड़ा सा अच्छा रहना है। मैं अच्छा रहने की कोशिश कर रहा हूं, आपके बीच में नहीं बोला, तो अब आपको बोलने देना चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिस 2/3 की बात हो रही है लगातार, आपने खुद ही कहा 310, 312 है, इसके अलावा तमाम लोगों ने बात की है। मुद्दा विशेष को लेकर हर एक पार्टी ने अपना अपना समर्थन एक्सटेंड करने की बात करी है। एनसीपी शरद पवार ने कहा है कि जहां तक बात डिलिमिटेशन की है, जहां तक बात परिसीमन की है, जहां तक बात जो है महिला आरक्षण की है, रिजर्वेशन की है, अगर उस पर कुछ विषयों पर लेकर हमारी बात आपस में आम सहमति बनती है तो हम उस पर समर्थन करेंगे। ऐसी तमाम पार्टीज हैं। डीएमके को जिस तरीके से कांग्रेस ने धोखा दिया है, जो हालात वहां पर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो कांग्रेस से हटाकर अलग कर दी जाए, तो उसके बाद जाहिर है महिला रिजर्वेशन के विषय पर हम उनको अप्रोच करके बात करके लगातार चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लोकतंत्र का मतलब क्या है? एक जगह बैठकर संसद को ब्लॉक कर देना नहीं है। पर मिनट के हिसाब से 2.5 लाख रुपया खर्च होता है। पिछले सेशन में अप्रोक्सीमेटली 23% प्रोडक्टिविटी रही, करीब 57 करोड़ देश का खर्च हुआ। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के किसी बिल से, किसी विषय से कोई परेशानी है तो आइए मेरे से आर्टिकुलेटली डिस्कस कीजिए। मेरे देश के गृह मंत्री ने 1 घंटा 13 मिनट डिलिमिटेशन पर बोला। आपको कोई दिक्कत होगी, आप मुझसे बात करिए, और अगर आप इस बात पर सहमत हैं तो जाहिर है आगे बढ़िए। मुझे ऐसा लगता है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि जब भी आप लोकतंत्र में हैं, आपको कहीं ना कहीं कॉमन मिनिमम कंसेंसस पर आना ही होगा, और अंततः सबसे बेहतर तरीका यही है, चाहे वो देश के हितों के बिल हो, चाहे वो महिलाओं के हितों के बिल हो, चाहे वो डिलिमिटेशन का विषय हो, ऐसे सभी विषयों पर सरकार से बात करके चीजों को बेहतर करके संसद को सुचारू रूप से चलाइए, यही काम है। लेकिन अगर आपको सिर्फ लड़ाई करनी है, सिर्फ आपको जो है टेबल पर चढ़ना है, सिर्फ महिला मार्शलों के साथ मारपीट करनी है, सिर्फ गुंडागर्दी करनी है, तो माफ कीजिए, फिर तो मैं यही कहूंगा कि आप चाहते नहीं कि संसद चले। अरुण भारती जी आपके बगल में बैठे हैं, वो ये पूछ रही थी कि एनडीए किस आधार पर 2/3 ले आ पाएगा, क्या आप साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अगर रहेंगे तो आधार क्या है? सबसे पहले इस सवाल के तह में जाना चाहिए कि आखिर इसकी जरूरत आज क्यों है। जिस वक्त सीटें फ्रीज की गई थी 550, जिसमें से 542 भरी जाती है, उसके बाद से क्या हम चाहते हैं कि कोई संवैधानिक संकट हो जाए इस देश में? आबादी बढ़ चुकी है, एक एक सांसद को 25 लाख से 45 लाख तक लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। क्या कहीं से यह संभव है कि एक सांसद अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में सभी लोगों से मिल पाए, सभी पंचायत में, सभी गाँव में जा पाए? अगर ये संवैधानिक संकट है, और जो दल आप भले ही अपने आका के को लेकर के चलते हो, लेकिन जो भी देशभक्त होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से आता हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी से आता हो, क्षेत्रीय पार्टी बार बार लगातार आरोप लगाती रही है कि भाजपा हिटलर शाही की तरह बिहेव कर रही है, पूरी केंद्र सरकार हिटलर शाही की तरह बिहेव कर रही है। जहां ये कमज़ोर होते हैं और पार्टियां टूटती है, तब पता चलता है इन क्षेत्रीय दलों के जो नेता थे वही हिटलर शाही थे, और अब तो निकल के भी आ रहा है। ऐसे में इस संवैधानिक संकट को से अगर निकलना है, और देशभक्त अगर आ करके इस संकट को समझ करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन सभी का स्वागत होना चाहिए। देखिए, हर पार्टी का अपना अपना फ्लोर स्ट्रैटेजी होता है, हर सरकार का, विपक्ष का भी अपना फ्लोर स्ट्रैटेजी होता है। ये स्ट्रैटेजी फ्लोर के जब सदन चलेगा और जब ये बिल आएगा तो उस वक्त ये स्ट्रैटेजी आपके सामने रखा जाएगा। विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी है, ये तो यही बता पाएंगी। महुआ जी हमारे साथ हैं। जी, सबको नमस्कार। मैं झारखंड से हूँ, और विपक्ष की स्ट्रैटेजी को लेकर आज चूंकि हम लोगों की ऑल पार्टी मीटिंग थी, मैं भी उस मीटिंग में थी,
तो उसमें सभी पार्टी के सांसदों ने अपनी अपनी बातें कही हैं और सब लोग कह रहे थे कि हम लोग सभी सपोर्ट करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि संसद चले, क्योंकि हमें अपने अपने क्षेत्र की बातें भी करनी होती है, बशर्ते कि केंद्र सरकार जो है वो विपक्ष की बातों को सुने, उन्हें सम्मान दे। हर बार ऐसा होता है कि हम जिन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, जिस पर नोटिस देते हैं, उस पर बात ही नहीं करने दिया जाता, इसीलिए ये हंगामा होता है। तो इस बार यही मेरा आग्रह सवाल किया ये गया भी था है। कि जी। ऑल पार्टी मीटिंग हमेशा बुलाई जाती है, पहले ये तय हो जाता है कि हाँ चलो सब अच्छा होगा, जी। सब हम चर्चा होने देंगे, सहयोग होने देंगे, फिर उसके बाद वहाँ फिर हल्ला हो जाता है, वेल में देखिए, पहुँच जाते हैं, बाहर निकल जाते इस हैं। बार जितने भी पार्टी के लीडर्स थे, सबने लगभग दो तीन मुद्दों पर बात की। अपने स्टेट की बातें तो की ही, उसके अलावा सबने कही कि जो अभी राम मंदिर मुद्दा है या सोनम वांगचू अनशन का मुद्दा है, जेएनजी के विरोध का वन नेशन मुद्दा वन है, इलेक्शन भी तो मुद्दा है, ये महिला वन नेशन आरक्षण भी वन तो इलेक्शन, मुद्दा है। जी बिल्कुल। उस पर पिछली बार तो कितना हंगामा उन हुआ? पर भी बात की, वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी है, और दूसरी बात ये जो महिला आरक्षण मुद्दा है उसको लेकर अभी अभी आपने जो कहा कि उसको आने दिया जाए, मैं ये कहना चाहूँगी कि 2023 में महिला आरक्षण का मुद्दा आया था और सर्वसम्मति से पूरे विपक्ष ने, हम सभी ने उसमें, हम लोगों ने वोट किया था, उसे पारित करा दिया था। और उस समय ये बात हुई थी कि सेंसस भी होगा और फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर ये लागू होगा 2029 में। अचानक से अभी इतने दिनों तक ना तो जनगणना पर पहल की गई, ना कुछ किया गया। अचानक से अभी जब 5 स्टेट्स में इलेक्शन होना था, उसके ठीक पहले ये कहा गया, परिसीमन को दिखाते उसके सामने महिला आरक्षण बिल को फिर से रख दिया गया शिकंडी की तरह, और रख के फिर बोला गया कि नहीं, आप महिला आरक्षण बिल विरोधी हैं। कोई विरोधी नहीं, ऑलरेडी ये 2023 में पास हो चुका था। तो अभी सब लोग परिसीमन के भी विरोधी नहीं हैं, क्योंकि पिछली बार के विरोध के पहले मैं हर मीटिंग में थी, जिसमें कि ऑपोजिशन की मीटिंग जो भी हुई थी उसमें हम थे, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के भी माननीय जस्टिस वगैरह थे। उन लोगों का ये कहना था कि जो परिसीमन आयोग बनाने की बात कही गई थी पिछली बार, उसमें जिन पदाधिकारियों को रखने की बात कही गई थी, उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास ऑपोजिशन को नहीं था कि वो जब सीमांकन करेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीमाएं उनमें काट छाट होगी, तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं उनके कैंडिडेट्स को नुकसान होगा। जैसे कि हमारे झारखंड में 2011 के सेंसस पर अगर डिलिमिटेशन हुआ अभी, तो हमारे जो ट्राइबल सीट्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, और इसके लिए मेरे पास बहुत सारे आदिवासी संगठनों ने अभी आने के पहले ज्ञापन भी दिया है। तो मैंने आज ऑल पार्टी मीटिंग में ये बात भी रखने की कोशिश की कि हमारे माननीय राष्ट्रपति ट्राइबल हैं, हम लोग उनको एक तरफ केंद्र सरकार सम्मान देती है, दूसरी तरफ ट्राइबल मुद्दों पर किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, इसे भी ध्यान में रखा आरोप जाए। लगा रही हैं कि वो हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ, आगे कुछ और दिखाते हैं, और फिर आपकी मंशा साफ नहीं है। देखिए, ये बड़ा दुखद है कि 2 महिलाओं के सामने महिला समर्थन में मुझे बोलना पड़ रहा है और विरोध में वो है। जैसा वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि है न्याय अगर तो आधा दो, अगर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम परिजन पर सीना उठाएंगे, उसी में उन्हें खाएंगे। दुर्योधन भी ये दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आप मुझे एक चीज बताइए, 75 साल का देश, 50% महिलाएं, 33% रिजर्वेशन, और उनका कहना यह है कि इसमें भी ऐसे हो जाता तो वैसे हो जाता, वैसे हो जाता तो ऐसे हो जाता। आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश में महिला आरक्षण तो हो चुका है 2023 में, हम सब ने हुआ है, इसमें रुकिए ना पारित कर प्लीज, दिया है। लड़ते नहीं प्लीज। आप मुझे एक चीज बताइए, आज 1971 के सेंसस के हिसाब से ये कहते हैं कि महिलाओं को सीटें दीजिए। 1971 में इस देश की जनसंख्या थी 53 करोड़, आज 140 करोड़। मेरी माताजी अपने जमाने में लैंप में पढ़ती थी, आज मेरी बेटी शायद किसी कार में जाती होगी। मेरी माताजी के जमाने में बसें अफोर्ड करना मुश्किल था, आज चीजें बदल गई हैं। मेरी माताजी के जमाने में कुछ सिचुएशन और थी, आज कुछ और है। जब 53 करोड़ जनता थी और उसमें से आधी महिलाएं 50%, आज अप्रोक्सीमेटली आधा जो महिलाएं हैं, आप कह रहे हैं कि उनको हम 1971 के हिसाब से जो है चीजें देंगे। यानी कि उस महिला का अधिकार है देश की 280 सीटों पर। रिजर्वेशन का अगर मामला होता है और उसको आगे बढ़ाकर हम लेकर जाते हैं तो देश की 850 सीटों में से महिलाओं के हिस्से आएंगी 280 सीटें। अगर 1971 के सेंसस के हिसाब से हम करते हैं, 543 सीटों के हिसाब से हम करते हैं, तो उनके हिस्से आएंगी 179 सीटें।
मतलब आज भी आप महिलाओं को 1971 के हिसाब से देना चाहते हो चीजें? हम क्यों? तो चाहते हैं कि पहले जनगणना हो, उसके बाद महिला आरक्षण हो, तो कम से कम न्याय होगा महिलाओं के और एक साथ। और चीज, डिलिमिटेशन। आपने 1971 में श्रीमती गांधी ने 1971-72 में जाकर जो है 42वां संशोधन लेकर आई और उसके बाद परिसीमन रोक दिया। वो 25 साल के लिए रोक दिया गया, फिर उसके बाद उसको आगे अटल जी ने बढ़ाया। आज 2026 में डिलिमिटेशन पर हम खड़े हैं। तो एक सांसद है जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है 60,000 लोग और एक सांसद है जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है 50 लाख लोग। बराबरी नहीं है भाई। डिलिमिटेशन पे तो ये कह रहे हैं ना कि अच्छा, 71 की बात आपने खुद ही कही, 71 की बात हम दोनों महिलाओं में से किसी ने नहीं कही। मैं कहना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि 71 के हिसाब से कहा जा रहा है करने के लिए, ना हमने कही ना इन्होंने कही, तो आपने खुद ही कही और खुद ही उसका विरोध कर रहे हैं। हमने तो ये कहा कि 2023 में जब हम लोगों ने महिला आरक्षण बिल पर साइन किया था, सबने किया था, तब ये बात आई थी, केंद्र सरकार ने कहा था कि हम लोग जनगणना और परिसीमन के बाद इसे लागू करेंगे। तो अब तक जनगणना क्यों नहीं हुआ? 3 साल आपने बर्बाद क्यों किया? हमारा सवाल यही है। 2000 सबसे पहले 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड में देश था, स्थिति बहुत खराब थी। में बिल पारित सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जाकर सरकार ने बताया 2024 में जनगणना शुरू हुई, लेकिन लगातार चारों तरफ से मांग उठी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 2025 उसी में कॉलम रख देते ना, जातिगत जनगणना हो जाती, कॉलम क्यों नहीं रखा? करना चाहिए। आप मुझसे अच्छाई की उम्मीद कर रहे हैं और आप ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा सर? 2025 में जातीय जनगणना फाइनल हुई, उसके बाद कैबिनेट नोट निकला, जातीय जनगणना ऑलरेडी चल रही है। 2027-28 तक जाकर जो है जातीय जनगणना समाप्त होगी। इसके साथ साथ अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है वो भी तभी समाप्त होगा जब 2023 में महिला वंदन अधिनियम आया, उसमें लिखा था कि बाकायदा डिलिमिटेशन और जातीय जनगणना के साथ महिला रिजर्वेशन लागू होगा। अब मैं एक बात पर आता हूं, 75 साल में आप घेर रहा है ना, 75 साल में आपसे महिलाओं को 33% दिया नहीं गया, आज कह रहे हैं अभी दे दो। अरे उसी के लिए तो प्रोसेस कर रहे हैं भाई। अच्छा, हो चुका है। अगर अखिलेश जी की सीट महिला सीट हो गई तो कौन लड़ेगा? हो चुका है। राहुल जी की सीट महिला सीट हो गई तो ये वो क्या करेंगे? मतलब सांसद पति लिखवाकर घूमेंगे अपनी गाड़ी पर? ऐसा नहीं हो सकता भाई। आपको एक प्रोसेस में चीजें लागू करनी पड़ेंगी और उसी के हिसाब से आगे देश तो मुद्दा बना रहा है क्यों प्रियंका जी? शिवम जी, 2-3 बातें मैं आपको बता देती हूँ। जो आपने आर्टिकल 334 ऐड कर दिया, उसको एक लाइन में डिलीट करके आप आज से ही महिला आरक्षण को लागू भी कर सकते हैं, जो सबने मिलके पास किया था, पूरी बहुमत से पास हुआ था। आप इसको डीलिंक कर दीजिए, डिलिमिटेशन के साथ इसको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको डिलिमिटेशन के साथ जोड़ना है तो 2011 के बाद आज 2026 में बहुत संख्या बढ़ गई है। और क्योंकि आप जो विमेन रिजर्वेशन एक्ट लेके आए हैं वो सिर्फ 15 ईयर्स के लिए है, रिजर्वेशन विमेन के लिए सिर्फ 15 ईयर्स के लिए है, एक्ट में लिखा हुआ है, तो आप लेटेस्ट सेंसस यूज करके उस हिसाब से डिलिमिटेशन कीजिए। क्योंकि आपने जनता का 12,000 करोड़ ऑलरेडी खर्च कर दिया है सेंसस कराने के लिए, और आपने डेट दी हुई है कि 31 मार्च 2027 को एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। तो उस दिन आप कह रहे हो कि आंकड़े पब्लिश हो जाएंगे, फिर आपको अचानक बुलडोज क्यों करना पड़ रहा है ये समझ नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये समझ नहीं आ रही कि आपको अगर डिलिमिटेशन करना है, एक सिंपल सा, जैसे इन्होंने असम में किया, एक बहुत ओवर सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। हम लोग न्यू दिल्ली में रहते हैं तो बहुत बार हमें पता नहीं चलता कि बाहर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी बड़ी है। यहाँ न्यू दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दिल्ली में फॉर एग्जाम्पल 35 स्क्वायर किलोमीटर की है। तेलंगाना में सूर्यापेट एक जगह है जो वो 708 स्क्वायर किलोमीटर की है, और लगभग सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज तेलंगाना में ऐसे ही है, 300 स्क्वायर किलोमीटर, 400, 708। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो जियोग्राफिकल मेकअप होता है, उसमें पहाड़ भी होते हैं, नदियां भी होती हैं, सब कुछ होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। पहाड़ के एक साइड सूर्यापेट में एक ट्राइबल्स बसे हुए हैं। उन ट्राइबल्स की जमीन एक अनस्क्रप्लुअस धूर्त सरकार ने कौड़ियों के भाव छीन ली और अपने पूंजीपति मित्र को दे दी। ऐसी सरकार आ सकती है ना, आज नहीं तो कल हो सकता है। तो उस धूर्त सरकार ने ट्राइबल लोगों की जमीन छीनकर कौड़ियों के भाव अपने पूंजीपति मित्रों को दे दी। अब उस धूर्त सरकार को पता है ये ट्राइबल्स तो मुझे वोट कभी करेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, उस पहाड़ की टुकड़ी में उस पूरे जो कॉन्सेंट्रेटेड ट्राइबल्स थे, जो विरोध में थे उस धूर्त सरकार के,
उनको टुकड़ियों में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाल प्रियंका देंगे। जी, ये कितना मतलब जो आप बता रही हैं, ये कितना अकाल्पनिक है कि ये आपको लग असम रहा में हो है। नहीं, चुका मैं है। बता रहा हूँ आपको ये कि- असम में हो चुका है, नहीं, अभी हाल ही में। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक जमीन के टुकड़े को छांटेंगे और अलग अलग बांट नहीं, देंगे। ऐसा आपको- नहीं होता ना। तो फिर अभी देखिए, आपका- इलेक्शन आपका कमीशन यही ने- एक लाइन में कहें तो आपका यही आरोप है कि जहां जहां सरकार को अपना फायदा हो रहा होगा उन लोगों को वो अलग कंस्टिट्यूएंसी में रखेगी और जो उनको फायदा नहीं हो रहा है उसको अलग रखेगी। जिसमें ये कहते हैं कि काल्पनिक नहीं है, ये यूपी- हो चुका है। आप जैसे आप कहते ये हैं कि यूपी बिहार, प्रमाणित नॉर्थ है, इंडिया और साउथ इसके इंडिया, रिकॉर्ड्स हैं। यही कहती है ना। जी। नहीं, वो बिल्कुल अलग ऐसा- पॉइंट है। आप पॉपुलेशन पे चले गए, वो अलग पॉइंट है, वो तो मैंने छेड़ा नहीं। मैंने जेरीमैंडरिंग का हल्का सा उदाहरण दिया अभी। मैं कुछ कहना चाहूंगी बताइए। कि हमारे झारखंड में भी इस तरह की आशंका है, जैसा अभी इन्होंने कहा है, क्योंकि वहाँ भी चूंकि 2011 के बाद कोई सेंसस तो हुआ नहीं है, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत इधर उधर चितर गई है, उधर कई जगह बहुत माइंस हैं, तो माइनिंग एरिया भी उधर चला गया है। तो इस तरह से अभी जो परिसीमन आयोग बनाने की बात पिछली बार हुई थी, उसमें जिन लोगों को रखा गया था उन पर भी ऑपोजिशन को शक है कि वो लोग केंद्र सरकार के इशारे पर ही परिसीमन आयोग का काम करेगी और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटे जाएंगे उसमें ऐसे इलाकों को चुने जाएंगे जिसमें उनके प्रत्याशी को ही ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। तो इसी डर से ही कहा जा रहा है कि हम लोग डिलिमिटेशन का अभी विरोध करते हैं जब तक कि जनगणना ना हो जाए। जनगणना आप चाहेंगे तो आपने जातिगत जनगणना की बात कही, जातिगत जनगणना के लिए अलग से समय की ज़रूरत नहीं है। आप जनगणना करते समय एक कॉलम रख दीजिए, उसमें हर जाति का व्यक्ति अपना जातिगत नाम लिख दे, एक ही बार में हो जाएगा। आप देश का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? नहीं हो रहा है। एक चीज़ और ऐड करनी है, हर बार एक आप- चीज़ और मैं ऐड आपको बता रहा करनी हूँ, है। दे दीजिए, बस हो गया। सरकार की ओर से हमेशा उंगली उठा के आप ही बोल रहे हैं, इसीलिए विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि पहला। छोटे दल को शिवम जी, बीजेपी एक वाले चीज खत्म और कर- बतानी पहला है आपको। पहला LJ पहला अब मैं दे देता हूँ। अब बहुत सारे सवाल हो गए। Transparency, एक अरुण जी से और- रिएक्शन ले लेता हूँ। थोड़ी सी अरुण जी से रिएक्शन ले transparency और लेता हूँ। चाहिए। दीजिए, फिर अरुण जी जैसे बोलेंगे, इलेक्शन हमारा आपस में कमीशन alliance भी और ठीक है, डिलिमिटेशन उनकी भी तरह नहीं है दोनों वैसे। मैप्स ही नहीं डाल रहे हैं Thank you। ऑनलाइन। देखिए एक चीज, रीडेबल। हमें शक है, हमें आशंका है, हमें डर है। शक का इलाज तो हकीम लुकमान के कर पास भी चुके नहीं हैं, ये है। प्रमाण मेरी दादी है, को अगर शक मूछें नहीं होती मैं है। उनको दादा आप कहता, कर इस बात का चुके कोई हो। इलाज नहीं। देखिए, प्लीज लड़ना नहीं है भाई, क्या क्या हो गया आपको? आप मिसलीड कर रहे हो, बेचैनी इसलिए क्यों है? बताया बात पड़ता करना है। है, क्या करके? आप बार-बार मिसलीड कर रहे एक हैं। एक करके फिर कोई नहीं सुन पाएगा आप लोगों की आवाज। थैंक यू। अब अगर ऐश्वर्या जी कहीं हैं तो देख लीजिए कौन कैसे बर्ताव कर रहा है। खैर मैं एक चीज पर आता हूं। सबसे पहले जातीय जनगणना के लिए अलग से कोई जनगणना नहीं हो रही है, उसी जनगणना में है। पहले चरण में वो घरों का जो है मापन हुआ था, उसके बाद एक कॉलम ऐड किया गया है, वहां पर आपका जैसे धर्म और तमाम सैलरीज और बच्चे पूछे जाते हैं ऐसे ही जाति पूछी जाएगी। तो ये गलत बात है आपकी। दूसरा एक और चीज कहना चाहता हूं, आप सेंसस प्लीज नहीं चल रुकिए रहा। ना भाई। सेंसस चल नहीं रहा। वर्बल डायरिया कोई चीज होती है, इसका मतलब ये सेंसस थोड़ी ना चल रहा सब है। उल्टी यही आप कर देंगे। ऐसी रोके ना अपने टिप्पणियां प्लीज। करके तालियां बटोरने की कोशिश करते हैं। आप सच बताइए, सेंसस चल रहा है कि नहीं? चल रही है, प्रोसेस में है। हाँ, फिर? आप कभी संसद फॉलो करती है कि नहीं? गृह मंत्री जी को सुना कीजिए, आपके लिए अच्छा कर रहे हैं लोगों को। एक किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, मैं नहीं बहुत चाहता। झूठी पार्टी से आप है, रोकिए उसका ना मतलब प्लीज ये इनको। थोड़ी कि सच बोल ही नहीं सकते। सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए। थैंक यू। अब आगे आना चाहता जल्दी हूं। खत्म करिए, हाँ, बहुत बस लंबे 10 सेकंड में जवाब खत्म दे कर। अब एक और चीज मैं कहना चाहता हूं। जहां तक बात खासतौर पर इन्होंने दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की कही, आज 543 सीटों के हिसाब से दलितों के पास सीटें हैं 131, और अगर इस देश में अधिकतम 850 सीटें हो जाएंगी तो दलितों और SC STs के पास सीटें होंगी 205। आप विरोध कर रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं आप। सिर्फ महिलाओं का ही नहीं, दलितों का भी नुकसान कर रहे हैं आप। सिर्फ सीधी सी बात है, अगर किसी भी तरह, जैसे कि 2 विषय उठकर आए थे, 10 सेकंड में खत्म कर दे रहा हूं। गृह मंत्री जी से कहा गया कि नॉर्थ और साउथ को डिवाइड किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने कहा कि बिल अभी लेकर आता हूं, इसमें एक लाइन ऐड कराकर लागू ठीक हो जाएगा। आता है। पेशाब करते दलितों के ऊपर, हमें पता है आप कितने दलित समर्थक दलित हैं। मैं यही आपको मैं एक कह रहा live था example दे कि रहा हूं। पूरी जो देखिए LJPR की राजनीति ही जो दलित हैं उनके ऊपर टिकी हुई है, ये उनके साथ है। देखिए ये जो बिल आया है इसमें जातीय जनगणना भी साथ में हो रही है। तो ये जो आशंका लगातार जो व्यक्त की जा रही है, विपक्ष का हो सकता है अपना एजेंडा हो, लेकिन जनता समझ रही इसको, क्योंकि जनता के बीच में जाकर के जब अधिकारी एनुमरेट कर रहे हैं तो उनके पास भी ये आंकड़े आ रहे हैं। ऐसे समय में जब हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ने की बात हो रही हो और महिलाओं को खास करके, देखिए हमारे पार्टी में ऑलरेडी 5 में से 2 सांसद महिलाएं हैं, हमने तो पहले से उसको फॉलो कर रखा है। लेकिन अगर हमारे यहाँ और महिलाएं आ सकती हैं और अनुसूचित जाति से लोग आकर के उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ सकता है, ऐसे में मैं इनकी विडंबना समझ सकता हूँ। क्योंकि चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे राहुल जी हो, या कोई भी पार्टी देख लीजिए, इनके यहाँ महिलाएं हैं कहाँ। समस्या तो यहाँ पर आती है जब प्रतिनिधित्व देने की बात अब बारी आती है तो इनके यहाँ आप श्रृंखला देख लेंगे, ये समस्या है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में देखिए ज्यादा दलित करेंगे, पंजाब में भी नाम का ऐलान करने वाली आम आदमी पार्टी दलित CM का।
बताइए प्रियंका पंजाब में इनका नहीं, मैं हेल्प नहीं आज यही तो आज बात- आज मेरे यही- नेता एक मिनट, चिराग पासवान बिहार जी में पंजाब ये गए हैं। narrative मैं क्लियर अभी कर देता हूं। बिहार में इनको मुख्यमंत्री बनाना नहीं, था। मैंने इससे नहीं, एक बात अभी पूछी, आपको मैं बुरी लग गई। क्योंकि आपको बुरी लग गई। आप मेरे को बुरी नहीं लगी। मैं आपसे कह रही हूँ इसी मुखरता से भाजपा से भी सवाल कीजिए। मैं आपको पूछ हिम्मत रहा दे हूँ रही मैम, हूँ। मैं पूछ रहा हिम्मत दे रही हूँ। हूँ। दिक्कत You नहीं, can do हमारे it. पास हिम्मत है। You आप can do यकीन it. करिए, हमारे आप पास बहुत इनसे हिम्मत पूछिए, है। इनसे समस्या पूछिए। ये है विपक्ष की समस्या ये है कि विवेक वो जी, अपना नैरेटिव नहीं गढ़ पा रहे विवेक जी हैं समस्या और वो ये पत्रकारों है के पीछे पड़ कि जाते जो हैं। फोर्थ पिलर है उसको अपनी Fourth ओपिनियन pillar नहीं, बहुत उसको अच्छे से काम क्वेश्चन कर रहा है, करना मैम। चाहिए। Fourth pillar आप बहुत अच्छे से सुनिए, काम कर रहा है। मैं आपको एक उनसे example ये देता हूं। पूछिए, आप अभी में इन्होंने सब लोगों कहा, को सुन रहा था, अब आप लोग इन्होंने मुझे कहा सुनिए। कि सेंसस तो प्रियंका चल जी, रहा है। प्रियंका जी, तो आप मुझे सुनिए। सेंसस के बाद क्यों नहीं डिलिमिटेशन कर रहे हैं? उससे पहले क्यों कर रहे हैं? मैं यही क्या कह रहा सवाल है था? सर। अब बात कहीं और जा रही है। बेस ही सेंसस क्योंकि पे है। मैं बता देता हूँ तो क्यों, हवा में मैं बता देता हूँ क्यों, delimitation मैं बता कैसे देता हूँ एक मिनट, क्यों। 10 सेकंड में इसको भी बता देता हूँ। एक मिनट रुकिए। मेरी बात सबसे शिव, पहले एक मिनट रुकिए। 10 सेकंड नहीं, एक मिनट। अब बात हम आप सब लोगों को मैं सुन रहा था। समस्या ये है कि विपक्ष जब अपनी बात नहीं रख पाता है तो उनके लिए सीधा एक टारगेट है, चौथा पिलर पत्रकार ठीक से काम नहीं करे। सुनिए मेरी बात, सुनिए। वही राघव चड्डा जब आम आदमी पार्टी में थे तो फिर हम उनसे जब पूछेंगे तो वो कहेंगे कि बीजेपी ऐसी पार्टी है, बीजेपी वैसी पार्टी है, बीजेपी में नहीं जाएंगे, बीजेपी बाहुबल की पार्टी है, ताकत की पार्टी है। अगले दिन वो चले जाते हैं, फिर उनके बयान बदल जाते हैं। तो ये सारे मैं तो कह रहा हूं कि defective प्रियंका piece जी यहाँ लेते बैठी क्यों हैं, अभी ये कह रही हैं, हम पत्रकारों को दोषी ठहरा रही हैं। अभी हम इनसे पूछ मैं रहे हैं, आपको अगले दिन दोषी यही नहीं बीजेपी ठहरा में रही, शामिल मैं होने की खाली गारंटी कह रही है। हूँ कि बीजेपी से भी और उसके बाद फिर हमको दोषी इस पर ठहराएंगी। विवेक जी फिर मैं एक हमको बात दोषी और रखना चाहता हूँ ठहराएंगी कि नहीं, आप सही सवाल नहीं पूछते हैं। विवेक जी जी, सुनिए, मैं विवेक मैं जी मैं एक बात रखना चाहता हूँ, मैं एक बात रखना चाहता हूँ। आप मुझे 10 सेकंड दीजिए, आप मुझे 10 सेकंड। हम तो नेताओं का भरोसा कैसे मैं करें भाई? चंदा चोरों के साथ कभी नहीं जाऊंगी। बस देखिए, जो आस्था के साथ समस्या खेल ये सकते है हैं लोगों की, समस्या ये जो है कि नकली बाकी दल तेल के दे जो लोग- सकते हैं फुल पैसे बाकी में, दल के जो लोग जो बीजेपी लोगों को की समर्थन दे गाड़ियां रहे खराब हैं, कर सकते मेरी बात हैं, सुनिए, बाकी दल के जो लोग नीट बीजेपी को पेपर समर्थन दे लीक रहे में हैं वो भी बच्चे यही कह मर रहे रहे हैं। शिवम हैं, बताइए। ये उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। ऐसी पार्टी में मैं नहीं जाऊंगी। मैम, यहाँ पर कुछ बैठा हर defective एक piece आदमी चले जानता गए, है। कुछ डिफेक्टिव पीस चले गए, पर इन्होंने भी तो वो डिफेक्टिव पीस लिए ना। समस्या ये है कि इन्होंने कई भी लिए ना। डिफेक्टिव पीस धीरे-धीरे सामने आ रहे आजकल हैं। बीजेपी में इनके अपने इसीलिए तो two-third कार्यकर्ता, majority हो रही है ना। बीजेपी का अपना कार्यकर्ता दरी बिछा रहा है। आप यकीन करिए, अगर सिर्फ इनकी बहुमत की बात होती तो आज का हमारा ये अपनी टॉपिक ही नहीं पार्टी होता। का कोई रह ही नहीं गया इनकी पार्टी में। सारा बेचारा बीजेपी का करता दरिया बिछा रहा है। सारे कांग्रेसी हैं जो सीएम बने हुए हैं। हमारी पार्टी की आपको महिला अगर उसकी बात मैंने तो करनी एक थी, बात पूछ दी, आप मैं चिढ़ आपको गई बता देती कि हूँ, मैं डेप्यूटी चिढ़ सीएम गई, कब होगा क्योंकि दलित आपको पूरा पंजाब में। बताना चाहिए कि आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी जिसने महिलाओं को इतनी पोजीशंस दी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे मेयर हो, चाहे मुख्य प्रवक्ता हो। वो स्वाति मालीवाल जी का केस हमने देखा था, वो स्वाति मालीवाल जी का केस हम लोगों ने देखा था। आप विभव को बताइए। जेल डाल दीजिए। स्वाति मालीवाल जी का आपने बाहर केस हम क्यों लोगों रखा ने है? अगर देखा आपको था। लगता है उसके केस में दम है, सर फांसी दे दीजिए ना। उन्होंने खुल क्यों करके रखा है कहा आपने था, बाहर? स्वाति मालीवाल जी का केस हमने आपके जो देखा था। फर्जी नहीं मैं ही केसेस कहता है हूँ, ना। जो विडंबना आम आदमी पार्टी की है और वही विडंबना टीएमसी की है। जब तक उनके नेता हिटलर की तरह व्यवहार करते हैं और सत्ता में रहते हैं, तब तक इनकी पार्टी इकट्ठी रहती है। लेकिन जब पता चलता है कि जब देशभक्तों की बारी आती है कि भाई इन जरूरी मुद्दों पर हमें आपको देश के बारे में सोच करके बात करना है, अपने विवेक से वोट करना है, ऐसे में इन दलों के जो नेता जो भले ही डेमोक्रेसी की बात करते हो, हिटलर शाही की तरह व्यवहार करते हुए, स्वाति मालीवाल जी का केस है, आप वहां पे टीएमसी का केस देख लीजिए, और इसके बाद जब टूट करके अलग होता है तो सवाल उठती है। आप ब्रिजभूषण जनता पार्टी के प्रज्वल रवन्ना के समर्थक हैं, कुलदीप सेंगर के प्रवक्ता नहीं बचाव बोल रहा हूं, के मैं खड़ी होगी जो यथार्थ पार्टी, की सच्चाई की उसके बात कर समर्थक रहा हैं। हूं। अब ये भी सच्चाई है सर। मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं उसमें। प्रज्वल रवन्ना के लिए जाके प्रधानमंत्री मोदी करते हैं प्रचार, ये भी छोटा सच रखिएगा, है उसके सर। बाद मुझे रिएक्शन लेना है हाँ। महुआ जी से। देखिए, एक बात तो है, ये मानना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी वाले या बाकी जितनी भी पार्टी के प्रवक्ता है, नेता, उनको संभल कर बोलना चाहिए। हमें डिफेंड करने में बाद में बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये जैसे इनकी कुर्सियां बदल कर इधर हो जाते हैं, फिर वही सब ट्विटर पे लोग टैग करते हैं। तो अभी जो कहा गया कि कुछ नकली लोग चले गए, कोई ऐसे लोग चले गए, वैसे लोग चले गए, मैं मानता हूं भाषा ठीक ही रह सकती है। दूसरा, जब आपको आईक्यू प्रवक्ता बनने का भी ना हो तो एंकर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। 543 सीटों में पब्लिक अपीयरेंस देना होता है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है। और जितनी भी डिलिमिटेशन का प्रोसेस है उसमें 543 सीटों पे जाके पब्लिक अपीयरेंस देना है, हियरिंग होनी है। नहीं हो सकता डिलिमिटेशन 2019 दोबारा समझाइए जरा। क्या हो गया भाई? सॉरी, क्या ये कानून माइक बता रहे को थे कहीं आप? लॉक करने का सिस्टम हो तो कर आप दीजिए भाई। वो लगातार mislead सबके बीच कर में बोल रहे रही हैं है, लगातार। क्या हो गया आपको? एक अब एक स्वर में रोकिए ना झूठ इनको, बोलते रहना रोकिए ठीक भाई, थोड़ी होता रोकिए, है। रुक जाए, कोई फायदा नहीं। मैं भी लगातार बोल सकता हूँ। बोल दूसरी लेंगे। एक और बात है,
जहां तक बात खास तौर पर चोरों का जमाना है, प्लीज बोलिए, रुक जाइए ना। बोलिए। जहां तक बात कहने का है कि अभी दे दीजिए, आज ही दे दीजिए, आप क्यों नहीं चाहते दलितों की सीटें बढ़े? आप क्यों नहीं चाहते लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़े? आप क्यों नहीं चाहते SC ST की सीटें बढ़े? आप क्यों नहीं चाहते महिलाओं की सीटें बढ़े? मतलब श्रीमती मांझी जी यहां पर है, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आ गए तो उसके बाद कोई महिला आए ना भाई। जब सीटें बढ़ेंगी तो उनको रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। और डिलिमिटेशन प्रोसेस में अगर एक्सेप्टेंस होती है, जो कि होगी, हमें पूरी उम्मीद है, तो चीजें अपने आप ही बेहतर होंगी। सबका फेयर शेयर होगा, सारे राज्यों की सीटें बढ़ेंगी, विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी, लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, लोगों को रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिलेगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन परेशानी सिर्फ इतनी है कि लोगों को डर है, हर राष्ट्रहित का कोई भी विषय हो, वन नेशन वन इलेक्शन में भी जब 2/3 चाहिए होगा तब क्या करोगे भाई? कोई शाहबानो का केस पलट रहे हैं हम। इस देश में 52 में इकट्ठे चुनाव हुए, 57 में इकट्ठे चुनाव हुए, 62 में इकट्ठे चुनाव हुए, 67 में इकट्ठे चुनाव हुए। अब ऐसा क्या हो गया? वक्त बहुत कम है शिवम, और हमको कई टॉपिक्स कवर करने हैं। अब वन नेशन वन इलेक्शन जो आपने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी इसलिए की जा रही है क्योंकि कह रहे हैं कि 7 लाख करोड़ करीब आंकड़ा है जो एक बार चुनाव कराने से बचेगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भाई उससे भी दिक्कत है। देखिए, विपक्ष तो ये जो जनाधार कम होता जा रहा है, क्योंकि आप जनता को समझाना चाहते हैं कि नहीं, ये जो सत्ता पक्ष है, सत्ता दल जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी जीतते वही जा रहे हैं। देखिए, ये वन नेशन वन इलेक्शन का विपक्ष विरोध नहीं करता है, लेकिन क्या है, कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं, कुछ राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उस समय पूरी ताकत लगाई जाएगी जो नेशनल पार्टी है उसको जिताने में। तो फिर जो जनता के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं उपेक्षित होंगे, और जो सत्ता में जो केंद्र में सरकारें बनेंगी, जो भी बनेंगी, उनकी पहुंच वहां तक नहीं हो सकती है जहां तक रीजनल पार्टीज की क्यों नहीं हो सकती? लोकतांत्रिक तरीके से वो भी सरकारें चुनी जाएंगी ना। उसमें हमेशा जैसे ट्राइबल के बीच में जो भी मान लीजिए कि रीजनल पार्टियां हैं वो ट्राइबल के हित में काम करती हैं, इस तरह के दलितों के हित में होते हैं काम, तो उसमें कहीं ना कहीं वो इफेक्टेड होंगे। इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। और ये संभव भी कैसे होगा? हर जगह अलग अलग टाइमिंग है, कहीं चुनाव बीच में है, मान लीजिए कहीं अगर फिर से चुनाव हो तो फिर उसके बाद वो लोग क्या करेंगे? फिर सरकार की मुझे उसको करना उतना आसान नहीं है। लेकिन मैं दूसरे मुद्दे पे बोलना चाहती हूँ, हो सकता है बोलने का मौका ना मिले कि नहीं, आपको मौका पूरा मिलेगा, सबको मिल रहा है। केंद्र सरकार का जो रवैया है, हमें ऐसा लगता है कि अब देश में लोकतंत्र नहीं एक तंत्र आने वाला है। वो जिस तरह से दूसरी पार्टियों से पके हुए फलों को लाकर अपनी झोली में टपका रही है, नहीं तो एक बात मुझे, ये बात मैं मानता हूँ। अब यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में मैंने सुना कि अभी अगर भाजपा वहां पर चुनाव लड़ना चाहेगी तो उनको अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना होगा, 20 साल लगेंगे। वो पके पकाए फलों को अपनी झोली में लेके आ गए कि भाई ये तो पहले से तैयार है, किसी और पार्टी ने तैयार की है, अब हम उन्हीं के माध्यम से यहाँ जीत जाए। मुझे यहाँ तो ये जो रवैया है बहुत मुझे यहाँ टोकना इसलिए है महुआ जी कि आप लोग, मतलब विपक्ष और बाकी दल लंबे समय तक सत्ता में रहे, उनके बाकी जो पार्टी के नेता हैं वो उनके साथ रहे, उनके साथ चुनाव लड़े, जीते। आप लोग कौन सी वो कड़ी कमजोर छोड़ गए हैं कि मैं देख रहा हूं बंगाल में, अगर एक मैं पत्रकार के लिहाज से देखूं कि 6 महीने नहीं हुए हैं, 6 महीने नहीं हुए और पार्टी टूट गई। आपको इंटरनल न्यूज़ पता मतलब, नहीं है? सुनिए मेरी बात सुनिए, पैसे का लालच देकर या फिर डरा के धमका के ईडी सीबीआई करके बहुत ही विश्वस्त उनके कैडर्स को, अपने पाप है ना। सांसदों को अपने मैं बता दूं कैसे क्यों टूटती है। होते हैं उनके पास बहुत पावर होता है। आजकल ईडी मुझे दे दीजिए 10 सेकंड। सबको परेशान किया जाता है। हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री को 5 महीने तक जेल में रखा गया, मुख्यमंत्री पद से रिजाइन कराया गया, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि उनके नाम से कोई ऐसा हुआ ही नहीं है, उन्होंने कोई जमीन ली ही नहीं है। तो बाद में वो साबित होता है कि वो निर्दोष थे। ऐसा तो यहाँ दिल्ली में भी हुआ, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में या हर एक के बारे में होता है। पहले तो आप जेल में डाल देते हो, पहले आपको मुख्यमंत्री पद से उनको हटा देते हो। तो ये तो ईडी सीबीआई का डर, ऐसा डर है कि सब सांसद डर से आ जाते हैं कि भाई नहीं, उन पर कार्रवाई होगी। आपने नहीं देखा कि आप में जब लोग आए राघव चड्ढा जी के बाद, जो वहाँ के लीडर बने, जिनको लीडर बनाया गया, वो भी कैसे आ गए? उनके यूनिवर्सिटीज हैं, उन पर ईडी ने छापेमारी की, और जैसे ही छापेमारी हुई वो अगले दिन आके फिर से बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब आप डरा के धमका के पैसे का अरे दोनों का गठबंधन है, कम से कम आपस में तो एक एक करके बोल लो। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर इतना झूठा केस था कि कोर्ट ने डिस्चार्ज करते हुए कहा कि ट्रायल लगाने लायक भी केस नहीं है, क्योंकि वहाँ भाजपा दफ्तर में मैन्युफैक्चर हुआ केस।
अब वन नेशन वन इलेक्शन पे एक बात बोलनी है, हमारे देश को वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ केयर की जरूरत है, और चुनाव होते रहना चाहिए। नहीं तो ये लोग एक बार में पेट्रोल का प्राइस 1000 रुपए के पेरिस बैठ Thank you. जाएंगे, 5 साल के लिए पेरिस में बैठे होंगे 1000 रुपए का पेट्रोल देखिए, करके। एक चीज यहाँ चुनाव वन होते नेशन, रहना हाँ, थोड़ा चाहिए। समय दे दीजिए। अब वक्त नहीं बचा, बस हाँ, आखिरी थोड़ा सा में समय छोटा, देखिए, एक दो चीज लाइन। कहना चाहता हूं सबसे पहले। वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में पहले शुरुआत के 4 चुनाव 52, 57 और उसके बाद 62 और 67 में हुए हैं। सती कोई भी ऐसा होता था रॉकेट साइंस पहले। बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज बीच में नहीं। दूसरा, एक और भी बात है, वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में पहले भी होते थे। एक अति महत्वाकांक्षी महिला ने जाहिर है अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए विधानसभा लोकसभा चुनाव आगे आगे कर दिए, इस वजह से दिक्कतें पैदा हुई और आगे भी हो सकते हैं। दूसरी एक और बात, दिन रात हमें गाली देते हो कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी चुनाव में रहते हैं, चुनाव में रहते हैं, चुनाव में रहते हैं। अरे खत्म कर दीजिए ना, एक बार चुनाव करा दीजिए, उसके बाद चुनाव होंगे ही नहीं। तो ये आर्ग्यूमेंट भी खत्म। आगे आओगे इनको, अब आगे 10 सेकंड और दे दिए। आप 10 सेकंड रेत में को खत्म कितना नहीं भी करा। मुट्ठी में दबाइए, अगर ज्यादा प्रेशर करेंगे वो निकलेगा ही। जब आपकी कुर्सी या तो आपकी है, या आपकी धर्मपत्नी की है, या आपके बेटे की है, या आपके भतीजे की है, तो माफ कीजिए, सॉरी, वो जो सांसद हैं आपके कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, उनको अपना कॉल लेने का अधिकार है और वो लेंगे। बहुत सारी पार्टियां चल रही हैं, हम भी थे ना आपके सामने, पहले जनसंघ लड़ा, फिर भारतीय जनता पार्टी लड़ी, हम तो नहीं टूटे, हम तो नहीं टूटे। इस देश में एक साथ भी चुनाव हुए, अलग अलग भी चुनाव हुए, हम तो हमेशा साथ रहे। बीजेपी में एग्रेशन दिखता है। माइक आपका इतना क्लोज है, मैं कुछ नहीं सुन समझ पाया हूं कि आप क्या बोल रहे थे। मतलब 15 मिनट मैंने सुना, वो काफी नहीं है। अभी मैं की बोलूं बात तो नहीं काफी है। सुन समझ गजब पाया। बात हो गई अभी भाई। की- मतलब ये चाहते हैं मैं बड़ा धीरे धीरे बोल के उनसे सुनता रहूं, वक्त आनंद इजाजत में नहीं दे बैठा रहा रहूं, नहीं हो है। ये पाएगा। लंबा, ये चर्चा बहुत लंबी होगी और वक्त इजाजत नहीं दे रहा है इस सार्थक चर्चा के लिए। आप सभी का एक आखिरी एक पॉइंट। बात अपनी बात देखिए, हमारी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। छोटी पार्टियां आजादी के समय भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, आज भी है, अलग अलग स्वरूप में है। अभी भी वो लोग धरने पे बैठे हुए हैं जो बार बार आर्टिकल 19 की बात करते हैं कि हमें अनशन करने का हमारा अधिकार मिलता है। आपको आर्टिकल 19 के माध्यम से आपको अनशन करने का अधिकार मिलता है, आमरण अनशन करने का नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 21 आपको जीवन के रक्षा का अधिकार देता है, जीवन देने का अधिकार नहीं देता, चलिए, जीवन लेने का अधिकार नहीं देता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सत्र के लिए, क्योंकि ये चर्चा रुकेगी नहीं, बहुत लंबी चलती जाएगी। हमें और भी सत्र करने, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।